सो हैंग हो गया। कल जो हम टॉपिक शुरू किए थे बैक्टीरियल ग्रोथ का, है ना, इसमें तो तुम लोग बहुत कोई इस क्लास को कर चुके होंगे, बट जो नए स्टूडेंट्स आए थे उनके लिए ये स्पेशली है क्योंकि वो भी साथ के साथ चले, राइट। तो कल मैंने इतना बताया था तुम्हें कि जो बैक्टीरिया में ग्रोथ होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, और जो जितना टाइम वो लेता है ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन में, उसको हम लोग जनरेशन टाइम कहते हैं। अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सो एंड क्या क्या फेजेज ऑफ ग्रोथ है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कल मैंने बताया था कि जो बैक्टीरिया है उसमें सिंपल बाइनरी फिजन मैकेनिज्म होता है, और इसमें क्या होता है कि डिवीजन के पहले सबसे पहले जो उसका जो क्रोमोसोम होता है, जो न्यूक्लियस है, जो वो डिवाइड करके अपना नंबर डबल कर लेता है। डबल करने के बाद फिर बीच में एक क्रॉस वाल फॉर्म होता है, ठीक है, जो क्रॉस वाल का फॉर्मेशन होता है दैट इज डन बाय द मेसोजोम। एंड देन उसके बाद सेल का डिवीजन होता है, एक सेप्टा फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे देख रहे हो, एंड उसके बाद फिर सेल का डिवीजन होता है एंड दो हमारे रिजल्टेड डॉटर सेल बनते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो ग्रोथ का डेफिनेशन होता है वो ऐसा नहीं कि जैसे हमारे में जो हमारा यूकैरियोटिक सिस्टम है उसमें ग्रोथ का मतलब हो गया कि हमारा ग्रोथ हो, मतलब हमारा साइज बढ़े, हमारा साइज इंक्रीज करे, हमारा बॉडी वेट बढ़े, तो हम कहते हैं कि भाई ग्रोथ हुआ है। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, अगर उसका ग्रोथ डजंट मीन कि इंक्रीज इन साइज एंड ऑल दैट, growth means कि there must be some division and their number should be increased, okay, and then the replication is done by the binary fission in which there is splitting of cell into two। कुछ आवाज आ रहा है, राइट। अब मैंने तुमसे पूछा था, कल मैंने थोड़ा बताया भी था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन। सो कैन एनीबॉडी टेल? प्रतीक्षा बोलो। हेलो। बाइनरी फिजन में मैम क्रोमोसोम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जबकि माइटोसिस में सेम ही रहता है। नहीं, प्रतीक्षा अनम्यूट करो। प्रतीक्षा का आवाज ही नहीं सुना दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। प्रतीक्षा अनम्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट करो। हेलो, हाँ प्रतीक्षा, माइक्रोफोन ऑफ है तुम्हारा? हाँ। तुम्हारा आवाज, चलो एनीवे मैं ही बोलती हूँ क्योंकि कुछ प्रतीक्षा की आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। देखो, बाइनरी फिजन और माइटोटिक डिवीजन दोनों में ही तुम्हारा क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, मतलब कि जो जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो जैसे कि माइटोसिस में अगर तुम्हारा 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो जब दो डॉटर सेल बनेगा तो दोनों डॉटर सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, है ना। और यहाँ पे क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं हो रहा है किसी भी इसमें, यहाँ भी क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं हो रहा है, उसका नंबर डबल हो रहा है देन डिवीजन हो रहा है, राइट। इसमें क्रोमोसोम ऐसा नहीं कि आधा आ जा रहा है और ये सो वो प्रोसेस सेम है। द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो तुम्हारे डॉटर सेल में भी आया है, एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम से शुरू किए थे, दोनों डॉटर सेल में 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आया है। इसमें भी डिवीजन डिफरेंस क्या था कि देयर इज नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ये तुम लोग लिख लेना, कहीं इंपॉर्टेंट है कि इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है जो कि तुम्हारा माइटोसिस डिवीजन में होता है। बीच में जो दो क्रोमोसोम होते हैं उनके बीच में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, एंड वो जो है वो क्रोमोसोम को इक्वली मतलब कि डिवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा है कि जो तुम्हारा रिजल्टिंग डॉटर सेल बनेगा वो एग्जैक्टली इक्वल इन साइज नहीं होगा,
है ना। जैसे माइटोसिस सेल में दोनों जो डॉटर सेल बनते हैं दैट विल बी इक्वली ऑफ सेम साइज, बट इन केस ऑफ बाइनरी फिजन one cell will be slightly greater than the other cell. So this is the two difference between binary fission and mitosis division, mitotic division. No spindle fiber formation, and there is unequal number of cell formed after division. Clear? शेर रहेंगे यार. Now generation time क्या होता है भाई? generation time is time required to double the population of bacteria, है ना. जितने टाइम में जो बैक्टीरिया का नंबर डबल हो जाता है उसको हम लोग जनरेशन टाइम कहते हैं. एंड दिस जनरेशन टाइम वेरीज फॉर बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया. फॉर ई कोलाई इट इज मिनिमम, इट इज 20 minutes. So E. coli cell double in every 20 minutes, but for Mycobacterium tuberculosis it double after 12 to 24 hours. So this is the principle of bacterial growth. You can calculate the growth by using this formula, Nt equal to N0 into 2 to the power n, where Nt is the number of cell in population, N0 is the original number of cell in population, N is the number of division. So this is the example when the question will be that if there is a population in which 10 cells is there, then what will be the number of cells after 12 generation, है ना. So you will simply put all this formula. Okay, so number N0 is here 10 and number of generation N equal to 12. So you can only use this formula, 10 into 2 to the power 12, that will be come to this number. So by using this formula you can calculate the number of cell in a population. ना मैंने तुम्हें बताया था कि जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है उसको हम लोग मतलब कि ऑब्वियसली बैक्टीरिया का यूज तुम लोग किस लिए कर रहे हो? किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए करेंगे. तो वी विल यूज इधर बैच कल्चर और द कंटिन्यूअस कल्चर फॉर एनी प्रोडक्शन पर्पस. फॉर अ पर्टिकुलर बैच कल्चर द ग्रोथ विल बी डिवाइडेड इनटू 4 phases, and that phases will be lag phase, log or exponential phase, stationary phase and the death phase. सो लॉग फेज, लैग फेज क्या होता है भाई? लैग फेज में जब तुम जो ओरिजिनल तुम्हारा पॉपुलेशन होता है, ये बीच बीच में लोग आते जाएंगे और यहाँ पे प्रॉब्लम होगा. सो लैग फेज में क्या होता है? कोई भी जो बैक्टीरिया है अपने न्यू एनवायरमेंट के प्रति एडजस्ट होता है, ठीक है ना. सो इट इज द एडजस्टमेंट फेज. ओके, सो lag phase occur when bacteria are adjusting to the medium. For example, with a nutritionally poor medium, several anabolic pathway need to be turned on, resulting in the lag before active growth begin. और कल मैंने तुम्हें बताया था कि जो लैग फेज होता है इट डजंट मीन कि वहां पे किसी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं होता है. लैग फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, सो दैट की सेल जो है वो जब लॉग फेज में जाए तो डिवीजन कर सके. सो लैग फेज इज ऑल्दो इट्स अ लेटेंट फेज, इसमें किसी तरह का तुम्हें विजिबल ग्रोथ नहीं दिखेगा, बट उसमें स्टिल सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन विल टेक प्लेस. इन लॉग फेज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, इसमें जो बैक्टीरिया है उसका जो नंबर होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल रेट में बढ़ेगा, है ना. तो इसलिए हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं. एंड ये जो तुम्हारा ये लॉग फेज है ये डिपेंड करता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया की. किसी बैक्टीरिया में लॉग फेज जो होता है बहुत ज्यादा टाइम के लिए होता है और बहुत कम टाइम में उसका नंबर जो है वो डबल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारा बैक्टीरिया का जो जेनेटिक पोटेंशियल है एंड क्या तुम्हारा ग्रोथ का कंडीशन है. The other phase is stationary phase, and you all know why stationary phase? Due to nutrition depletion and or accumulation of toxic end product, the replication stop and cell enter into a stationary phase where there is no visible change in cell number. The number of dying cell will be equal to the number of living cell, as the number, because there will be nutrition depletion and all the bacteria will compete each other for the nutrition and the space, because you are not adding any fresh medium from outside the sources, because this batch culture is completely closed system. You are not using any chemical, you are not adding any chemical from outside the media, or you are not removing any product from
so that there will be accumulation of product, and after some time that process will be stopped by itself. And the last phase is death phase. Obviously जब तुम्हारे सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगे, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक वगैरह का सेक्रेशन करने लगेगा, टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट का सेक्रेशन करने लगेगा, तो बैक्टीरिया जो है वो डाई होने लगेंगे। बट जो बैक्टीरिया बचता है उनके लिए भी न्यूट्रिशन डिप्लीशन होने लगेगा। अल्टीमेटली तुम्हारा जो ग्रोथ है, जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, जो सबस्ट्रेट है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट जो अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगा। और यहाँ पे किसी तरह का मतलब कि जो किसी भी तरह का जो बैक्टीरिया है मतलब मैक्सिमम जो है वो डाई होने लगेंगे। एंड जब तुम उसको किसी कर्व में देखोगे तो इसका कर्व जो होगा वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। सो ये तुम्हारा कर्व था ग्रोथ फेज में कि हम अगर ओवरऑल बैक्टीरिया की ग्रोथ का स्टडी करेंगे इन अ बैच कल्चर, तो इस तरह से तुम्हारा एक सिग्मोइड कर्व की तरह बनेगा। दिस इज द लैग फेज, देयर इज नो विजिबल increase in number of cell. Then this is log phase, there is the number become exponential, the number become double, and the number is increasing at steady rate. Then there is stationary phase, when there will be accumulation of toxic waste metabolites and antibiotic, then the number of living cell equal to the number of so dying cell. So that मैम स्लाइड सही से दिख नहीं रहा है। स्लाइड नहीं दिख रहा है, एक मिनट। अब मैम वो हाँ मैम सही है, अब सही है। यस मैम। एक्चुअली तुम लोग बीच बीच में जो आ रहे हैं ना, जब अलाउ करते हैं बस ये स्लाइड हैंग हो जाता है। ठीक है, अब ये सही दिख रहा है? यस मैम। हाँ, दिस इज लैग फेज, दिस इज लॉग फेज, दिस इज स्टेशनरी एंड दिस इज डेथ फेज। जैसा तुम्हें बताया कि लॉग फेज में यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल है वो स्टेडी रेट से इंक्रीज कर रहा है। स्टेशनरी फेज में यहाँ पे नंबर ऑफ जो इतना लिविंग सेल इक्वल टू द नंबर ऑफ डाइंग सेल, सो इसलिए यहाँ पे किसी तरह का तुम्हें चेंज इन नंबर नहीं दिखेगा। ये भाई स्लाइड पे तुम लोग काटा पीटी करना छोड़ो तो, और अगर पता चल गया कि किसने स्लाइड पे ये सब पेन वेन चलाया है तो उसको फिर मैं ना उसके खिलाफ मैं लिख के दे दूंगी। राइट, तुम लोग का ये आदत छूटेगा नहीं, बच्चों वाली हरकत करते हो। एंड दिस इज डेथ रेट, है ना, डेथ फेज। इसमें क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो अपना डाई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देयर विल बी इनफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट एक्युमुलेटेड इन द न्यूट्रिएंट मीडिया। So what is mean generation time? Mean generation time is doubling time, and it is the time amount of time required for the concentration of cell to double during its log phase, and it is expressed in the unit of minute. So growth rate per minute can be expressed as 1 by mean generation time, and mean generation time can be determined directly from a semi-log plot of bacterial concentration versus time after inoculation, and that will be you can calculate the growth rate by using the curve of the bacteria. Okay, so if अगर तुम्हें इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि व्हाट इज ग्रोथ रेट, और इस तरह का तुम्हें एक प्लॉट दे दिया जाएगा, एक तुम्हें इस तरह का मतलब कि ग्राफ पे इस तरह का एक क्वेश्चन तुम्हें बना के दे दिया जाएगा इस ग्राफ से, और बोला जाएगा कि यू कैलकुलेट द ग्रोथ रेट, है ना। तो ग्रोथ रेट के लिए एज यू नो ग्रोथ रेट इज व्हाट, इट इज 1 बाय मीन जनरेशन टाइम। सो कैसे तुम मीन जनरेशन टाइम निकालोगे? तुम मीन जनरेशन टाइम उस पार्ट जो तुम्हारा ग्राफ रहेगा उस पार्ट को तुम लोकेट करोगे जहाँ की नंबर जो है वो तुम्हारा डबल हो जा रहा है ना, मैक्सिमम जहाँ पे जो तुम्हारा पीक है ना वहां से लेके कितने टाइम में, वो कितने टाइम में उसका नंबर जो है वो बिल्कुल स्टेडी स्टेट में रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि ये जो टाइम है अप्रोक्सीमेटली ये 43 मिनट है एंड 64 मिनट, 43 टू 64 मिनट में ये जो है वो तुम्हारा डबल जो नंबर है लगभग तुम्हारा डबल हो जा रहा है। सो दैट इज दिस इज द तुम्हारे जनरेशन टाइम। सो ग्रोथ रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय putting the formula 1 by generation time and here 1 by 21. Okay, so जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो
So we are talking about the batch system only. So in batch system, what are the environmental factors that affect the growth of the bacteria? The first factor is temperature, oxygen requirement, pH and water availability. These are the factors that affect the bacterial growth. और ये शायद अनामिका वगैरह इस क्लास को अटेंड कर चुके हैं, है ना अनामिका? यस मैम। हाँ, यस। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, तुम्हें पता ही होना चाहिए कि टेम्परेचर का सभी के लाइफ में, वेदर वो यूकैरियोटिक सेल हो या तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल है, ये टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखाता है, क्योंकि टेम्परेचर से ही हमारी एंजाइम एक्टिविटी होती है। अगर हमारा जो एंजाइम की एक्टिविटी है अगर बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ जाता है, अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे सारे मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम है या जो हमारा बॉडी का जो प्रोटीन है वो डिनेचर होना शुरू हो जाता है। सो जो एंजाइम एक्टिविटी का जो रेंज है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंड सेम हैपन विद द प्रोकैरियोटिक सेल्स. So according to temperature, bacteria are divided into different categories. We live in the mesophilic condition. Okay, हमारा जो रिक्वायरमेंट, हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो क्या है? मेजोफिलिक रेंज है ना, 25 से 42 और 45 डिग्री। जब भी हम उससे ज्यादा टेम्परेचर जाता है तो क्या होता है कि हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और हम क्या करते हैं कि फिर अपना एसी वगैरह और कूलर वगैरह चला के और फिर अपना जो एनवायरनमेंट है उसको कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। बट बैक्टीरिया जो होते हैं उनका एक डिफरेंट रेंज होता है। उनका कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो चिल्ड कंडीशन पे सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ मेजोफिलिक कंडीशन पे, कुछ थर्मोफिलिक कंडीशन पे, एंड कुछ जो होता है हाइपर थर्मोफिलिक रेंज पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। So according to temperature, bacteria can be divided into these different category. टाइम पे ज्वाइन नहीं करते हो तुम लोग, बीच बीच में इतना प्रॉब्लम आता है। So according to temperature, bacteria can be divided into psychrophilic group, psychrotrop group, mesophilic, thermophilic and hyperthermophilic group. So psychrophil bacteria is those bacteria which has a ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर 0 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे बैक्टीरिया जो होगा वो सर्वाइव भी करेगा और इसी 0 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वो मल्टीप्लाई भी करेगा। सो साइक्रोफिलिक मींस कोल्ड लविंग, यानी कि ये बैक्टीरिया जो है वो कोल्ड टेम्परेचर पे जितना तुम उसको कोल्ड कंडीशन दोगे उतने अच्छे से वो मल्टीप्लाई भी करेगा। साइकोट्रॉप होता है जिसका कि ग्रोथ टेम्परेचर जो है वो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसका 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये साइकोट्रॉपिक बैक्टीरिया एक मतलब कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द पर्पज ऑफ फूड स्पॉइलेज स्टडी, क्योंकि मैक्सिमम जो तुम्हारा फूड स्पॉइलेज होता है इसी साइकोट्रॉपिक बैक्टीरिया के कारण होता है। Psychotropic bacteria are those bacteria which can survive at a low temperature, but for division it require mesophilic range of temperature. So कल मैंने तुम्हें बताया था कि ये साइक्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया इसलिए इतना हार्मफुल है, फूड स्पॉइलेज इसलिए इतना रैपिडली करता है, क्योंकि जब हम किसी फूड को स्टोर करते हैं चिल टेम्परेचर पे तो ये साइकोट्रॉपिक बैक्टीरिया इनएक्टिवेट होता है, बट वो किल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही तुम उस फूड को नॉर्मल टेम्परेचर पे निकालते हो, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालते हो, तो ये बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, एंड इस तरह से तुम्हारा फूड जो है वो स्पॉइल हो जाएगा, है ना। सो जब भी साइकोट्रॉपिक बैक्टीरिया का डेफिनेशन आए तो तुम्हें क्या लिखना होगा कि साइकोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया which can survive the chilling temperature, which can survive at a 0 degree centigrade temperature, but for multiplication the temperature requirement is in the mesophilic range. Okay, now another bacteria is mesophilic bacteria, the bacteria which has a optimum temperature range is between 25 to 45 degree centigrade. ये temperature range तो तुम लोग याद कर लेना, क्योंकि temperature range हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में भी और तुम्हारा 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ट्रू मल्टीपल चॉइस कभी भी। ये टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो तुम्हें क्लियर कट एक डिस्टिंक्शन होना चाहिए, क्लियर कट डेफिनेशन पता होना चाहिए साइक्रोफिलिक एंड साइक्रोट्रॉप। साइक्रोफिलिक एंड साइक्रोट्रॉप के क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं जो कि तुम्हारे आगे के क्लास में भी आएंगे, जो कि तुम्हें परेशान कर सकता है। तो यहीं पे तुम क्लियर कर लो कि व्हाट इज साइक्रोफिल एंड व्हाट इज साइक्रोट्रॉप बैक्टीरिया। जो मेसोफिलिक बैक्टीरिया होता है, मोस्ट कॉमनली जो बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे इकोलाई, जो तुम्हारा नॉर्मल जो है साल्मोनेला, शिगेला, दीज ऑल आर द मेसोफिलिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, एंड यही बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्टली डिजीज कॉजिंग होते हैं। Now thermophilic bacteria, as its name indicate that it is temperature loving, high temperature loving. So
The optimum temperature range for these thermophils is 45 to 70 degrees centigrade, and obviously this bacteria is common in hot spring and hot water heaters. Hyperthermophil, the bacteria having temperature range, optimum temperature range is between 70 to 110 degrees centigrade, and obviously this bacteria live at a very high temperature, high enough where water threatened to become a gas. पता नहीं क्या है, बट मतलब कि यहाँ पे वैसा उस टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकता है जहाँ की वाटर जो है वो वेपोराइज होके गैस बन सकता है। एंड इस ग्रुप में यूजुअली जो होते हैं आर्कियोबैक्टर ग्रुप के बैक्टीरिया आते हैं। जैसे तुमने मैंने बताया था कि जो आर्कियोबैक्टीरिया होता है वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन पे भी सरवाइव कर सकता है। उनके सेल वॉल में ऐसा कुछ कंपोजिशन होता है, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी होती है जो कि इनको हाइपरथर्मोफिल बनाता है। Now, according to oxygen requirement के according जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम obligate anaerobes, facultative anaerobes, obligate anaerobes, microaerophilic and aerotolerant ग्रुप में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। So obviously अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए कि तुम लैब में कैसे पहचानोगे कि ये बैक्टीरिया जो है वो तुम्हारा एरोब्स है या एनारोब्स है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे कि भाई तुम्हारा जो कल्चर मीडिया है उसमें तुम किसी पार्टिकुलर बैक्टीरिया को ग्रो कराओगे। जब तुम लिक्विड मीडिया में तुम क्या देखते हो, टर्बिडिटी, है ना। जब टर्बिडिटी तुम्हारा सरफेस के ऊपर नजर आए इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया जो है वो एरोब्स है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है इसलिए वो सरफेस पे आ गया। जो फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब होता है कि दोज बैक्टीरिया विच आर एक्चुअली एरोबिक बट कैन टॉलरेट द एनारोबिक इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑल्सो, है ना। सो अगर फैकल्टेटिव एनारोब्स हो बिकॉज दे आर बेसिकली एरोब्स, तो उनका जो ग्रोथ होगा तुमको ऊपर जो होगा वो ज्यादा नजर आएगा। बट कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनारोबिक यानी कि नीचे के टेस्ट ट्यूब के नीचे भी तुम्हें दिख सकते हैं। जो ऑब्लिगेट एनारोब्स है ऑब्वियसली उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो वो तुम्हारा जो टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे वो नजर आएंगे। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया वो होता है जिनको कि थोड़े से मतलब कि ऑक्सीजन का बहुत कम मात्रा चाहिए होता है। तो ये क्या होता है, बैक्टीरिया अपने आप को बीच में, मतलब कि जब तुम टेस्ट ट्यूब को देखोगे तो टर्बिडिटी जो होगी वो तुम्हें बीच में नजर आएगी। एंड दूसरा होता है एरियोटॉलरेंट बैक्टीरिया। एरियोटॉलरेंट बैक्टीरिया का जो कैरेक्टर है वो या जो ग्रोथ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तुम्हें फैकल्टेटिव एनारोब्स की तरह ही नजर आएगी, क्योंकि एरोटॉलरेंट्स आर बैक्टीरिया, द कैरेक्टर ऑफ दिस बैक्टीरिया आर समवट सिमिलर टू द फैकल्टेटिव एनारोब्स बिकॉज दे कैन टॉलरेट ऑक्सीजन। ओके, दे आर बेसिकली एनारोबिक anaerobe bacteria but they can tolerate aerobic condition. So एक बार तुम्हें दोनों में जो एरोटॉलरेंट है एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं इनका जो टेस्ट ट्यूब का जो कंडीशन होगा वो तुम्हें सिमिलर नजर आएगा। बट तुम फैकल्टेटिव एनारोब्स में देखोगे कि ग्रोथ जो होगा वो ऊपर ज्यादा नजर आएगा एंड एरोटॉलरेंट्स में ग्रोथ जो होगा वो नीचे ज्यादा नजर आएगा। अब ये जो अगर इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करोगे तो ऐसा इसलिए होता है, तुम पूछ सकते हो कि मैम ऐसा क्या ऐसा इसमें पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है कि जो एरोब्स हैं वो एरोबिक मतलब ऑक्सीजन को बर्दाश्त कर सकते हैं एंड जो तुम्हारा एनारोब्स है वो ऑक्सीजन को नहीं बर्दाश्त कर सकते। उसका वजह यह है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें दो एंजाइम पाया जाता है, कैटलेज एंड सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। तो ये कैटलेज जो होता है ना, जो भी ऑक्सीजन मतलब कि ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन का ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, है ना। जो कैटलेज होता है वो क्या करता है कि जो ऑक्सीजन है उसको मतलब क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को उस पे एक्ट करता है, कैटलेज एंजाइम जो होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे एक्ट करता है। तो जो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है बाय द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये कैटलेज एंजाइम जो होता है वाटर एंड ऑक्सीजन में चेंज कर देता है। इसी तरह जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है, यानी कि जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो जाता है किसी एनवायरमेंट में तो सुपर ऑक्साइड रेडिकल बनते हैं, और ये सुपर ऑक्साइड रेडिकल जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं बैक्टीरिया के लिए। तो जो बैक्टीरिया जिसमें कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसमें ये डिसम्यूटेज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम पाया जाता है जो कि सुपर ऑक्साइड रेडिकल को भी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड में चेंज करके उसको वो न्यूट्रलाइज करता है। सो ये जो फैकल्टेटिव एनारोब्स है जो कि बेसिकली तुम्हारे एरोब्स है उसमें भी ये दोनों एंजाइम पाए जाएंगे। जो ऑब्लिगेट एनारोब्स है उसमें ये एंजाइम नहीं पाया जाता है, ना तो कैटलेज पाया जाता है ना तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज पाया जाता है।
है ना। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना ना, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे कैटलिस्ट रिएक्ट करके उसको वापस ऑक्सीजन में ही चेंज कर देता है। ये मत समझना कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो अच्छा होता है सेल के लिए, ये भी खराब होता है। लेकिन क्योंकि एंजाइम्स है ना, कैटलिस्ट है, तो ये क्या करता है, यहाँ वाला भी जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको वापस ऑक्सीजन में चेंज कर देता है। और अगर तुम्हारे पास सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज भी, सुपर ऑक्साइड रेडिकल भी बनता है, तो उसको वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में चेंज करके वापस उसको ऑक्सीजन में चेंज कर देता है। इसी तरह तुम्हारा जो माइक्रो एरोफिलिक है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलेज एंड सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज होता है। एंड जो एरियो टॉलरेंट होता है उसमें सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज तो होता है, बट कैटलेज होता है वो एब्सेंट होता है। देख रहे हो ना, यहाँ पे इसका जो ग्रोथ है ना वो नीचे ज्यादा होगा। फैकल्टेटिव एनारोब्स में तुम्हारा ग्रोथ जो होगा वो अपर सरफेस पे ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन है ना, ये जो तुम्हें मैंने बताया यही यहाँ पे लिखा हुआ, इसको पढ़ लेना आराम से। नाउ दो अदर ग्रोथ कंडीशन की रिक्वायरमेंट है वो पीएच है। एंड according to pH, bacteria can be classified as neutrophilic bacteria, acidophilic, alkalophilic, acidotolerant and alkalotolerant bacteria. Obviously जो न्यूट्रोफिलिक बैक्टीरिया होगा उसका pH रेंज 7 होगा यानी न्यूट्रल। जिसका pH लेस देन 7 होगा वो उसको हम लोग एसिडोफिलिक कहेंगे। जो बैक्टीरिया लेस ग्रेटर देन 7 पे सर्वाइव करे दैट बैक्टीरिया विल बी alkalophils. And acidotolerant bacteria, that bacteria grow best at pH 7 but can also grow at a lower pH. And alkalotolerant obviously that grow best at pH 7 but can grow also at the higher pH. Now another requirement is water reactivity. And water reactivity तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा जो बॉडी होता है वो 70% ऑक्सीजन 80% ऑक्सीजन का बना होता है, और कि चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, है ना, उस सब में वाटर की जरूरत होती है। बट जितना वाटर होता है इन्वायरमेंट में, जितना प्रेजेंट होता है, उतने वाटर को हम लोग नहीं ले सकते हैं। जो वाटर अवेलेबल होता है उसी वाटर को हम लोग ले सकते हैं। सो जो वाटर अवेलेबल होता है फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उस वाटर को हम लोग वाटर एक्टिविटी बोलते हैं। सो वाटर एक्टिविटी इज, you can define water activity as the available water that can be used by any organism for its metabolic purposes, for its metabolic process to continue is known as the वाटर एक्टिविटी। अब देखो एक जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर में सारे जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्री होते हैं, यानी कि अगर प्योर वाटर रहेगा तो उसमें वाटर एक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन जब तुम उसमें किसी तरह का कोई इम्प्योरिटीज मिलाओगे, सोडियम क्लोराइड ही मिला दिए या सोडियम या तुम शुगर ही मिला देते हो, तो क्या करता है, ये जो शुगर के क्रिस्टल या जो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल होते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाते हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल की एक्टिविटी को, अवेलेबिलिटी को कम कर देते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो वाटर एक्टिविटी फॉर प्योर वाटर और डिस्टिल वाटर, इनका जो एक्टिविटी होता है मैक्सिमम यानी 1 होता है ना। बट व्हेन यू ऐड सोडियम क्लोराइड देन that concentration, that activity will become -1 एंड शुगर को भी ऐड करते हो तो -1 हो सकता है। सो तुम्हारा जो मैक्सिमम वाटर एक्टिविटी होता है 1 होता है फॉर द डिस्टिल्ड वाटर। अब जो बैक्टीरिया है जिनको कि हाई वाटर एक्टिविटी चाहिए, है ना, उनको हम लोग नन हेलोफिल्स बोलते हैं। जो बैक्टीरिया जो कि तुम्हारा सॉल्ट कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं हेलोफिल्स, यानी कि उनको हम लोग हेलोफिल्स करते हैं। जो बैक्टीरिया लोअर सॉल्ट कंसंट्रेशन पे सर्वाइव करते हैं उनको हम लोग हेलोटॉलरेंट कहते हैं, ठीक है। अब इन जनरल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें फंजाई जो होता है वो ज्यादा, मतलब कि जहाँ पे लो वाटर एक्टिविटी होगी वहां पे वो ज्यादा सर्वाइव कर सकता है। और यही वजह है कि मोस्टली जो तुम्हारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं या जो मतलब कि जिसमें तुम्हारा मॉइस्चर कम होता है उस पे मोस्टली तुम्हारा फंजाई स्पॉइल कर सकता है। या तुम्हारा जैम या जेली जिसमें कि शुगर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, उसमें बैक्टीरिया उस कंडीशन में नहीं सर्वाइव कर सकता, बट फंजाई जो है उसको स्पॉइल कर सकता है। सो ये एक चार्ट है जिसमें कि सारा तुम्हें दिया हुआ है ना। एक अगर इस चार्ट को तुम अच्छे से याद कर लोगे तो सारा जो टेम्परेचर, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, पीएच एंड वाटर अवेलेबिलिटी एक ही जगह है। और अगर तुम्हें पूछा जाए कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को डिस्क्राइब करो फॉर द माइक्रोबियल ग्रोथ, के तुम सिंपल एक चार्ट बना दोगे, उसके आगे एक कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से हल्का हल्का लिख दोगे तो तुम्हारा मतलब आराम से इसमें मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि ये चार्ट जो है ना पूरा तुम्हारे सारे उसके मतलब कॉन्साइज करके इसमें बनाया हुआ है।
नाउ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली खाना पानी तो चाहिए ही, पानी ले लिया तुमने, हवा ले लिया, सब कुछ ले लिया, देन अब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जैसे सभी सेल की जरूरत होती है, हमारे भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट चाहिए ग्रोथ या एनर्जी के लिए, है ना। एंड बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी पाई जाती है, बिकॉज दे कैन डिग्रेड लॉट्स ऑफ कंपाउंड, वो बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव कर सकते हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया फोटोट्रॉपिक भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया केमोट्रॉपिक भी होते हैं। सो इसलिए बैक्टीरिया का इतना ज्यादा रेंज होता है कि वो हर कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑब्वियसली जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उसमें कई जो होते हैं मेजर एलिमेंट्स होते हैं, एंड कुछ जो होते हैं वो माइनर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। मेजर एलिमेंट सभी को पता है कि क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एनपीएस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम। मेजर एलिमेंट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारे मेजर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, है ना। जैसे कार्बन जो है वो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट, और जो नाइट्रोजन है वो हमारा प्रोटीन वगैरह बनाने में हेल्प करता है। इसी तरह कुछ माइनर एलिमेंट्स होते हैं। तो माइनर एलिमेंट डजंट मीन कि उनका इंपॉर्टेंस कम है, माइनर एलिमेंट इसलिए क्योंकि उसका जो रिक्वायरमेंट है वो मिलीग्राम में चाहिए होता है, इनका जो रिक्वायरमेंट है वो हमें ग्राम में चाहिए होता है। तो जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं वो कई तरह, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, और ये जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं ये जनरली एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर माइक्रो एलिमेंट्स तुम्हारे बॉडी में नहीं रहेगा तो तुम्हारे एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे एंड योर मेटाबॉलिक प्रोसेस विल बी शट डाउन। अब जो ऑर्गेनिज्म है वो कार्बन यूजेज के अकॉर्डिंग उसको हम लोग हेट्रोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप में बांटते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो कि तुम्हारा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कार्बन यूज करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एज ए कार्बन सोर्स यूज करता है, उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑर्गेनिक मैटर यूज करता है उसको हम लोग हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। ये बता दिया ट्रेस एलिमेंट, या जिसको तुम लोग माइनर एलिमेंट्स बोल रहे हो, दीज आर कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, सेलेनियम, है ना, मैग्नीशियम एंड टंगस्टन। Nutritional requirement, different organism require the same nutrients but may require different form of nutrition. So ये सब तुम्हारे वेरियस जो न्यूट्रिशन है उनका क्या क्या फंक्शन है वो ये है ना। ये सब तुम्हारा कितना उसमें परसेंटेज होता है, और क्या क्या कार्बन कहाँ कंट्रीब्यूट करता है, ऑक्सीजन कहाँ कंट्रीब्यूट करता है, नाइट्रोजन कहाँ, इन सब की लिस्ट है। अब आ जाओ तुम्हारे कार्बन सोर्स के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म होता है उनको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, हेट्रोट्रॉप्स एंड द ऑटोट्रॉप्स। और ये तुम्हें चार्ट जो है इसको अच्छे से याद कर लेना कि अकॉर्डिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट एंड लाइट रिक्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म को हम लोग इन चार ग्रुप में बांट सकते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स दैट मीन्स की एनर्जी सोर्स लाइट को यूज करेगा, कार्बन सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेगा, और इसमें एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, सम पर्पल एंड द ग्रीन बैक्टीरिया। फोटो हेट्रोट्रॉप्स ऑब्वियसली लाइट सोर्स फोटो है, एंड हेट्रोट्रॉप्स यानी कि जो कार्बन सोर्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और इसमें सम पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया आते हैं। केमो ऑटोट्रॉप्स या उसको केमो ऑटोट्रॉप को हम लोग लिथोट्रॉप्स भी कहते हैं या लिथो ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। केमो ऑर्गोट्रॉप्स यानी कि तुम्हारा जो एनर्जी सोर्स है यहाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट मे बी हाइड्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा। कार्बन सोर्स जो होगा क्योंकि ऑटोट्रॉप्स है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड इसमें कुछ बैक्टीरिया आते हैं जैसे आर्किया वगैरह। एंड केमो हेट्रोट्रॉप्स दैट मीन्स की एनर्जी सोर्स भी उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड कार्बन सोर्स भी उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंड इसमें मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड सम आर्की बैक्टीरिया आते हैं। ये चार्ट याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये सब डिफरेंट सोर्सेस है और इनका अलग अलग दिया हुआ है कि नाइट्रोजन सोर्स कहाँ कहाँ तुम्हें मिलेंगे, किस फॉर्म में जो है वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसी तरह तुम्हारा फास्फोरेट सोर्स है, सल्फर सोर्स है, ठीक है। ये ग्रोथ फैक्टर्स है ना, क्या क्या चाहिए होता है, सम बैक्टीरिया और डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स भी चाहिए होते हैं, जैसे तुम्हारे हमारे बॉडी में चाहिए होता है ग्रोथ फैक्टर, जैसे विटामिन वगैरह, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह, ये सब बैक्टीरियल को भी चाहिए। नाउ कल्चर मीडिया, टाइम इज रनिंग आउट। कल्चर मीडिया के जब बैक्टीरिया को ग्रो कराते हो तो कल्चर के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया होता है वो आवाज कम करो यार, रेडमी कम करो वरना मैं तुम्हें अभी निकाल दूंगी ग्रुप से। सो ग्रोथ मीडिया के अकॉर्डिंग ये चार्ट तुम लोग अच्छे से देख लेना कि जो मीडिया है उसको हम लोग सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, केमिकली डिफाइंड मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, है ना, इनमें हम लोग बांट सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मीडिया वैसा होता है जिसमें कि जो इंग्रेडिएंट होता है वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है,
ठीक है। जो केमिकली डिफाइंड होता है वो मतलब कि प्रिसाइज मिक्सचर होता है, उनका केमिकल कंपोजिशन तुम्हें पता होता है। सिलेक्टिव मीडिया जो कि एक पर्टिकुलर मतलब टाइप ऑफ बैक्टीरिया को ग्रो कराता है ना। नाउ थैंक यू वेरी मच, इसलिए क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट एंड ऑलमोस्ट ये सारा कवर हो चुका है, ये तुम्हारा रिवीजन के लिए भी था, ठीक है। और इसको तुम लोग फिर एक बार पढ़ना, इस स्लाइड में सब कुछ क्लियर है, राइट। टाइम बहुत ही कम है इसलिए हमको इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो तुम लोग इस पीपीटी वगैरह दिया जा चुका है या उसको पढ़ना, और किसी तरह का कोई इस ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुम लोग व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, और या नेक्स्ट क्लास जो भी होगा, कल जो भी क्लास हो रहा है उसमें तुम लोग क्वेश्चन को लिख के रखना, ठीक है। ओके है, ओके चलो अब यस मैम। तो 11 लोग स्क्रीनशॉट किसी ने लिया है क्या? 11 लोग आज आए थे। यस मैम। हेलो। हाँ शिवम, हेलो। हेलो।